नमस्कार साथियों। प्रश्नावली 7.1 के 4 प्रश्नों को हमने अपने पहले पार्ट में हल कर लिया था। अब हम अपने इस प्रश्नावली के पार्ट नंबर 2 की शुरुआत कर रहे हैं। इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करते हुए आगे के सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे। यहाँ देखिए, रेखा एल नाम की कोई रेखा इसमें दी गई है, कोण ए को समद्विभाजित करती है। ये कोण जो बना हुआ है, ये इस प्रकार का कोण बना हुआ था, इस पर कोई रेखा खींची गई है एल। ये जो आपको ब्लैक डॉटेड लाइन है, ये एल ब्लैक लाइन है, वो एल रेखा है। यहाँ पे इसे लिखा हुआ भी है। एल रेखा जो एल है वो कोण ए को समद्विभाजित कर रही है। ऐसा जो कोण बन रहा है, ये इस ए कोण को समद्विभाजित करती है। और बी रेखा एल पर कोई स्थित बिंदु है। ये जो बी बिंदु है वो एल पर स्थित कोई बिंदु है। बी से पी और बी से क्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है। यानी कोण ए की जो भुजाएं है ना, दो भुजाएं यहाँ पे कोण बनाने में काम आ रही है, उन भुजाओं पर दो लंब डाले गए हैं, वो बिंदु बी से डाले गए हैं। और उस लंब का एक भुजा पर, नीचे वाली भुजा पे जो लंब डाला गया है वो बी पी है, और ऊपर वाली भुजा पर जो लंब डाला गया है वो बी क्यू है। लंब तात्पर्य ये हुआ कि यहाँ पे इस कोण को बनाने में जो भुजा काम में आ रही है, इस कोण के साथ ये बीपी 90 डिग्री का कोण बना रही है, और इस भुजा के साथ ये भी 90 डिग्री का कोण बना रही है। ये आकृति अपनी 7.20 है, 7.20 आकृति है। अब हमें दो बातें पूछी जा रही है कि एक तो ए पी बी को ए क्यू बी के सर्वांग बताइए। ए पी बी, हम सबसे पहले ए पी बी त्रिभुज को यहां बना लेते हैं। ए पी और बी, यहां ए से पी तक जाने के बाद लंब आता है, फिर ये बी होता है। जो एल रेखा पर स्थित जो बिंदु है ना बी, वो यहां आता है। तो ए पी बी त्रिभुज अपना ये होगा। फिर ए क्यू बी त्रिभुज और बना लेते। ए क्यू बी त्रिभुज अपना इस प्रकार से बना हुआ है। ए ऐसे रेखा जा रही है, इसके ऊपर ऐसे जा रही है, और यहां एक लंब डाला हुआ है। ये जो ए बिंदु है, इससे बी बिंदु जो इस एल रेखा पर स्थित वो बी बिंदु है, और जो कोण बनाने के लिए काम आने वाली भुजा है उसके साथ ये लंब बनाता हुआ क्यू बिंदु है। इस प्रकार से हमें दो त्रिभुज ले लेने हैं। इसको सर्वांग करना है, और बीपी और बी क्यू अर्थात बीपी के बराबर बी क्यू है, अर्थात बिंदु बी जो है वो कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है। अगर बी से पी और बी से क्यू दूरी जो है वो बराबर होगी, इसका तात्पर्य हुआ कि कोण बनाने में जो भुजा काम आ रही थी वो भुजाएं इस P बिंदु से समान दूरी पर है। तभी तो B से P दूर है, उतना ही B से Q दूर है। इसका तात्पर्य ये पूछा गया है। अब हम इसे सॉल्व करें तो सबसे पहले हमें वो बातें लिखनी होगी जो इस प्रश्न में दी हुई है, और कम से कम हमें दो त्रिभुजों को सर्वांग बनाने के लिए 3 इकाइयों का या 3 उनके हिस्सों का, पार्टों का हमें बराबर बताना होता है। यहां आप देखिए, हम ले रहे हैं एक ए पी बी त्रिभुज। ए पी त्रिभुज का चिन्ह लगा दिए ए पी बी, और ए बी क्यू में ए बी क्यू दोनों त्रिभुज ले रहे हैं। इसमें संगत मान जो है वो किस हिस्से पर क्या है वो हम पता करेंगे। यहां में दिया गया है कि जो ए है ना, एल है ना, वो एक कोण को समद्विभाजित करती है। इसका मतलब ये जो ए कोण था ना, इस कोण को समान दो भागों में ये एल रेखा प्रतिच्छेदित कर रही है। इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। ये नीचे वाला कोण यहां जो बनाया था, ये कोण जितना है उतना ये ऊपर वाला त्रिभुज हमने यहां बनाया, ये नीचे वाला है। नंबर बात 1 हो गई। ये दूसरी देखिए, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में ए बी रेखा जो है वो इस ए बी रेखा के बराबर है। क्यों? जो रेखा ए बी इसमें काम आ रही है वही इसमें काम आ रही है, यानी इस नीचे वाले त्रिभुज में ए बी रेखा काम आ रही है,
कहीं ना कहीं वो ऊपर वाले त्रिभुज में भी ये भी रेखा काम आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए पी बी और ए बी क्यू में जो ए बी रेखा है, रेखा की बात करते हैं, ए बी के बराबर ए बी है। अब क्यों है? क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में एक ही रेखा काम में आ रही है, उभयनिष्ठ रेखा है। ये बात हो गई अपनी एस से संबंधित है। चलिए अब बात करते हैं, एक चीज दी हुई है इसमें कि यहां वाली जो भुजा है वो हमने बराबर बता दी। ये कोण जो है ना ए पी बी त्रिभुज का, ए पी बी त्रिभुज का ये जो कोण है ना बी ए पी, कोण बी ए पी कोण जो है वो इसके बी ए क्यू कोण के बराबर है। बी ए क्यू कोण के बराबर है, ऐसा प्रश्न में दिया हुआ है। दिया हुआ क्या है? दिया हुआ तो ऐसे है कि ए कोण को समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब ये कोण ऊपर वाला और ये नीचे वाला बराबर है। बराबर है तो ये नीचे वाला तो हमने यहां लिया है, ऊपर वाला हमने इस त्रिभुज को अलग बना के यहां लिया है। इसका मतलब ये दोनों बराबर दिए हुए, समद्विभाजित करते हैं, इसका मतलब बराबर दिए हुए। ये हमने इन दोनों त्रिभुजों के एक एक एंगल को बराबर बता दिया, एंगल की यहां पे बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो कोण है ना 90 डिग्री का, जो यहां P पे बन रहा है, ये वाला त्रिभुज हमने नीचे वाला यहां बनाया है, वो जो P पे बन रहा है वो इस Q पे भी बन रहा है। इसका मतलब एक कोण 90 डिग्री का जो है वो इस त्रिभुज में भी है, इसमें भी है। इन दोनों में एक एक कोण 90-90 डिग्री के। वो कोण कौन कौन से देखिए, एपीबी त्रिभुज की बात करें तो कोण ए पी बी बराबर कोण ए क्यू बी, ए क्यू बी, क्योंकि ये दोनों लंब बताए हुए हैं, लंब दिया है। इसका मतलब हमने एक एंगल की बात और कर ली। अब ध्यान दीजिए, जो एंगल और जो दो एंगल और एक साइड की हमने बात की है, क्या उन दोनों कोणों के बीच में है वो साइड, वो भुजा बीच में है क्या? देखते हैं कि हमने इस कोण की बात की है, इस कोण की बात की है, इन दोनों कोणों की बात की है और इसके सामने वाले भुजा की बात की है। इन दोनों कोणों और सामने की भुजा, यानी जो कोण हमने बराबर बताया, इस कोण के बराबर ये कोण बताया है, इस कोण के बराबर ये कोण बताया है, इन दोनों कोणों के बीच वाली भुजा बराबर नहीं बता पाए हम, एपी बराबर ए क्यू नहीं बता पाए। कोई अन्य भुजा है बीच के अलावा, अंतर्गत भुजा नहीं है, अन्य भुजा है, तो यहां पे सर्वांग क्षमता हो जाएगी ए एस सर्वांग क्षमता, एंगल एंगल साइड, मतलब कोण कोण भुजा सर्वांग क्षमता से ये सर्वांगक्षम हो जाएंगे। एएस सर्वांग क्षमता नियम से एएस सर्वांग क्षमता नियम से जो अपना त्रिभुज आया है, कौन सा? एपीबी, एपीबी। अब ध्यान दीजिए, हम यहां लिखेंगे एपीबी। इसके सर्वांगक्षम जो त्रिभुज होगा ना वो कौन सा होगा? कैसा है? ये जो समद्विभाजित वाला कोण है, इसमें ये समद्विभाजित वाला कोण किस में बन रहा है? ए पे ही बन रहा है। पी पे क्या बन रहा है? 90 डिग्री, तो यहां 90 डिग्री वाला क्यू पे बन रहा है। बी यानी 90 डिग्री के सामने वाली सीधी, 90 डिग्री के सामने वाली सीधी, ए क्यू बी। ये सर्वांग क्षमता एएस के नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगक्षम हो गए। इसका मतलब ये हो गया अपना एक उत्तर, ये एक उत्तर हो गया। अब हमें एक बात और पूछी गई है कि बीपी और बीक्यू बराबर है, अर्थात ये बीपी और बीक्यू बराबर है या नहीं है। तो इस चीज को हम यहां से हटा देते हैं। ये दोनों त्रिभुजों को हमने अलग अलग बनाया था, ये नीचे वाला त्रिभुज ये था, ऊपर वाला त्रिभुज ये था। अब देखिए, इन दोनों त्रिभुजों से हमने ये सर्वांग क्षमता सिद्ध कर दी। अब इन दोनों त्रिभुजों को यहां हम बनाया हुआ देख पा रहे हैं। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगक्षम है, अगर मान लीजिए अब हम दूसरे बिंदु की बात करें, जो दूसरा बिंदु हमें प्रश्न में पूछा गया है कि बीपी बराबर बीक्यू, बीपी बराबर
बी क्यू, अर्थात बिंदु बी कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है। अब अगर हमने ये दोनों त्रिभुज अगर सर्वांग सिद्ध कर दिए, ए पी बी, त्रिभुज ए पी बी अगर सर्वांग सम है ए क्यू बी के, इसका मतलब ये हुआ कि इस त्रिभुज के संगत कोण और संगत भुजाएं, संगत तीनों ही संगत कोण और तीनों ही संगत भुजाएं बराबर होती है। यहां हमें एक संगत भुजा पूछिए बीपी, बीपी भुजा जो है वो 90 डिग्री के 90 डिग्री के कोण के साथ की एक भुजा है, छोटी भुजा, ये भी 90 डिग्री कोण के साथ की एक भुजा है। तो सीपीसीटी नियम से हम लिख देंगे कि बीपी भुजा है ना वो बी क्यू भुजा के बराबर है, क्योंकि सीपीसीटी रूल लागू होता है। क्राइटेरिया जो है ना, पहली शर्त है त्रिभुजों के सर्वांग सम होने की, वो यही है कि उनके संगत भाग बराबर होते हैं। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बीपी जो है ना बी से पी, ये लाइन इस बी से क्यू के बराबर होगी, संगत भाग तो यही हुआ। ये सीपीसीटी नियम से हम हल कर सकते हैं। ये अपना दूसरा जो बिंदु था, इसमें यही बताना है कि संगत भागों को ही पूछा है। अब बीपी बराबर बी क्यू हुआ, इसका तात्पर्य तो यही लिख सकते हैं कि बी से पी जितना दूर है, बी से क्यू जितना दूर है, अर्थात हम ऐसे प्रश्न में जैसा पूछा गया है वही भाषा वापस लिख देंगे। अर्थात बिंदु बी कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है। ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 5। इसको अपने नोट कॉपी में उतार लीजिए। अगले हम पैनल पे क्वेश्चन 6 लेके आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अपना इस प्रकार से दिया गया है कि आकृति 7.21, ऐसी आकृति दी हुई है 7.21 में ए सी बराबर ए सी जो रेखा है ए सी बराबर ए ई है, ए बी बराबर ए डी है, और कोण बी ए डी ये वाला जो कोण है वो कोण ई ए सी के बराबर है, ई ए सी इस कोण के बराबर है। ध्यान दीजिए, हम यहां पे क्या करते हैं, इन कोणों को नाम दे देते हैं। ये हम 1 नंबर कोण मान लेते हैं, ये हम 2 नंबर कोण मान लेते हैं, ये हम 3 नंबर कोण मान लेते हैं। बीच में जो कोण बच गया ना सी ए डी जो कोण है उसको हमने 3 नंबर कोण दिए हैं। अब ध्यान दीजिए, यहां पे हमें बी सी को डी ई के बराबर सिद्ध करना है, बी सी को डी ई के बराबर सिद्ध करना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले यहां पे 2 त्रिभुज लेने हैं। उन दोनों त्रिभुजों को किसी भी प्रकार से, चाहे वो एस 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 सर्वांग क्षमता हो या एस ए एस हो या ए एस ए हो या ए एस हो, यहाँ पे ए और एस का तात्पर्य एंगल और साइड से है, कोण और भुजा से है। किसी भी प्रकार से हमें 2 त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करके दोनों त्रिभुज इस प्रकार से लेंगे कि एक में जो पहला त्रिभुज लें उसमें एक भुजा बी ई आए और एक में डी ई आए। तो ध्यान दीजिए, यहां पे हम एक त्रिभुज लेते हैं ए बी सी त्रिभुज। यहां हम ए बी सी त्रिभुज ले लेते हैं एक। ए बी सी त्रिभुज में क्या क्या किस प्रकार से बना हुआ है वो हम देख लेते हैं। ए बी सी, ए इस प्रकार से है, बी यहां लिखा हुआ है, सी यहां लिखा हुआ है, ये एक डॉटेड लाइन है, ये डबल डॉटेड लाइन है, और ए बी सी कोण में यहां पे जो कोण बन रहा है वो 1+3 बन रहा है, 1+3 बन रहा है। यहां जो ए बी सी त्रिभुज अगर लें तो यहां 1 और 3 कोण बन रहे हैं। एक हम ले लेते हैं ए डी ई, एक हम कौन कौन सा ले लेते हैं, ए डी ई त्रिभुज ले लेते हैं। यहां ए शीर्ष होता है, ए से डी तक आते हैं, तो ये कोण बनता है 2+3 का।
2+3 वाला कोण है, ये डबल डॉटेड लाइन है। डबल डॉटेड मतलब ये लाइन इसकी बराबर है, ऐसी लाइन की ए ई लाइन बराबर है, ऐसा इसमें दिया हुआ भी है, ऐसी लाइन के ए ई बराबर है। इस लाइन के जैसी ये लाइन है, यहाँ पे देखियो ए से बी जो लाइन है वो, इन दोनों त्रिभुजों को हमने अलग अलग प्रकार से बना लिया। जैसा इस आकृति में एक साथ बना हुआ था, हमने यहाँ पे अलग अलग रूप में इसको बना लिया। अब हमें क्या सिद्ध करना है, हमें BC रेखा को DE के बराबर सिद्ध करना है। यानी अपनी जो B से C रेखा है, BC रेखा को B से E के बराबर सिद्ध करना है। तो क्यों न हम इस ABC त्रिभुज को ADE त्रिभुज के सर्वांग सिद्ध कर दें। तो सर्वांग सिद्ध करने से क्या हो जाएगा, इसकी संगत भुजा इसकी संगत भुजा के बराबर होगी। उस आधार पर हम CPCT नियम होता है, संगत मान संगत भाग जो है वो संगत सर्वांग त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। उस आधार पर हम इसको क्या कर देंगे, बराबर सिद्ध कर देंगे, दर्शा देंगे। तो यहां हम हल स्टार्ट कर रहे हैं। हल में एक त्रिभुज ले लेते हैं ABC और त्रिभुज एक ले लेते हैं ADE में। इसमें देखिए क्या करना है, प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। AC जो अपनी भुजा है, भुजा की बात की है, AC बराबर AE है। यानी इसकी जो AC भुजा है ना, वो इसकी AE भुजा के बराबर है, ऐसा प्रश्न में दिया है, प्रश्न में भी दिया हुआ है ऐसा ही। दूसरा हम एक कोण की बात कर लेते हैं कि कोण BAD, कोण BAD बराबर कोण EAC दिया हुआ है, EAC ऐसा तो दिया है। लेकिन यहां एक विशेष बात ध्यान रखने वाली है कि BAD इसमें नहीं है, BAD कोण इसमें भी नहीं है, नहीं BAD कोण इसमें है, नहीं EAC कोण इसमें। इसमें देखो BAD कोण मतलब एक नंबर कोण, मतलब कहने का मतलब कोण नंबर एक है उसको EAC कोण नंबर 2 के बराबर दिया हुआ है, कोण नंबर 1 को कोण नंबर 2 के बराबर दिया हुआ है। लेकिन हमारे त्रिभुज में कोण न तो 1 नंबर इसमें है, न ही 2 नंबर इसमें है, दोनों में अलग अलग नहीं आ रहा है। इसमें 1 में 3 जुड़ के आ रहा है, इसमें 2 में 3 जुड़ के आ रहा है। इसका मतलब हम इस दोनों कोणों में जो दोनों तरफ बराबर राशि है उसमें कोण 3 जोड़ेंगे। कोण 3 जोड़ने पर क्या हो जाएगा, कोण 1 और कोण 2 बराबर होता है, तो कोण 1 में कोण 3 जोड़ने से बराबर ही रहेगा कोण 2 में कोण 3 जोड़ने से। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। समान संख्या बराबर के दोनों तरफ समान संख्या जोड़ी जा सकती है। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये जो अपना कोण है ना, कोण 1 और कोण 3 और कोण 2+3, ये इस त्रिभुज के ए शीर्ष पे बनने वाले कोण है। इसका मतलब इस कोण को हम क्या लिख सकते हैं, 1+3 को कोण BAC लिख सकते हैं। कोण BAC किसके बराबर हो जाएगा, कोण DAE के बराबर हो जाएगा, DAE के बराबर हो जाएगा। कोण BAC किसके बराबर हो जाएगा, कोण DAB। ये जो छोटा रूप था वो सीधा ही हम लिख सकते थे, इसमें कोण जोड़ देते, ये CDA जोड़, ये CAD जोड़ सकते थे। जो जहां पे 3 जोड़ा है वहां पे हम CAD जोड़ सकते थे, लेकिन इसको थोड़ा आसान और छोटा रूप बनाने के लिए ऐसा इसमें हमने नंबर देके 1+3 किया, 2+3 किया, तो 1+3 तो है BAC और 2+3 है DAE। अब देखिए इसका मतलब जो अपना ये त्रिभुज है, इसका ये कोण इसके इस कोण के बराबर हो गया। एक हमने कोण की बात कर ली, एंगल की बात कर ली, यहां पे हमने एक साइड की बात की थी, यहां पे हमने एक एंगल की बात कर ली। अब दूसरी एक और बात प्रश्न में दी हुई है कि AB, इस त्रिभुज की AB लाइन है ना, AB लाइन वो इस त्रिभुज की AD लाइन के बराबर है। AB बराबर AD, ये हम कहां से लिख रहे हैं, ये प्रश्न में दिया है इसलिए हम लिख रहे हैं। अब देखिए 2 ऐसे त्रिभुज जिनकी ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, इनके बीच वाला कोण इनके बीच वाले कोण के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ,
SAS सर्वांग क्षमता नियम से, SAS सर्वांग क्षमता नियम से क्या हो जाएगा, जो त्रिभुज अपना, अब ध्यान देना यहां पे ABC त्रिभुज लिख रहे हैं, त्रिभुज ABC किसके सर्वांग क्षम होगा, ए में कोण जो आया है वो इसके किस शीर्ष के कोण के बराबर है, ए शीर्ष वाला कोण ए शीर्ष पे ही है। बी, ए से बी तक बढ़ते हैं तो जितनी भुजा आती है वैसी की वैसी भुजा इसमें किस तरफ बढ़ने से आती है, ऐसे इस तरफ जाने से, तो ये एक डॉट वाली है, ये दो डॉट वाली है, यानी ये AB के बराबर कौन सी है, AD, तो AB के बाद क्या आ जाएगा, AD। C, ये जो अननोन भुजा है वो C, तो इस D से अननोन भुजा E, यानी अपना जो त्रिभुज है ना, A का संगत शीर्ष A है, इस त्रिभुज का B के संगत शीर्ष इसका D है, C का संगत शीर्ष E है। इस आधार पर हम लिख सकते हैं कि बाय सीपीसीटी रूल, यानी सीपीसीटी नियम के आधार पर अगर त्रिभुज ABC अगर सर्वांग सम है त्रिभुज ADE के, तो इसकी संगत भुजा हमें क्या BC भुजा, यानी आगे वाली दो लाइनें किसके बराबर होगी, आगे वाले दो शीर्षों के बीच की लाइन के बराबर होगी। ये B से C किसके बराबर होगी, D से E के बराबर होगी। अतः BC बराबर किसके होगी, DE के बराबर होगी। यही अपने प्रश्न में पूछा गया था। सीपीसीटी नियम से हमने यहां पे लिख ही दिया कि भाई सीपीसीटी नियम, अगर यहां हम नहीं लिखते सीपीसीटी नियम तो यहां हमें लिखना होता है कि ये हम किस आधार पे बता रहे हैं, सीपीसीटी रूल के आधार पर बता रहे हैं। चाहे तो आप यहां लिख के बता दो कि सीपीसीटी नियम से अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इसके संगत भाग बराबर हो जाएंगे, या फिर ऐसे लिख दो कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो ये बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये सीपीसीटी रूल का पालन करते हैं। यहां तक बात आपको समझ में आई होगी। दो त्रिभुजों को सर्वांग सम किया हमने, ABC और ADE को सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए दो भुजाएं तो सीधे तौर पर दी हुई थी। एक नंबर भुजा ये AC बराबर AE दी हुई थी, AC के बराबर AE दी हुई थी, और एक भुजा AB के बराबर AD दी हुई थी, AB के बराबर AD दी हुई थी डायरेक्ट। एक ये बीच वाला कोण दिया हुआ था, तो इस कोण में हमने 3 जोड़ दिया तो ये बन गया, और इसमें भी समान संख्या 3 जोड़ देते ये त्रिभुज का ये कोण बन गया। 1 और 3 जुड़ के बराबर 1 और 3, अगर 1 और 2 बराबर है तो समान दोनों तरफ हमने क्या जोड़ दिया, कोण नंबर 3 को जोड़ दिया। कोण नंबर 3 क्या है, यहाँ पे CAD कोण है वो जोड़ा, तो यहाँ पे क्या हो गया, इन त्रिभुजों में आने वाला BAC कोण और DAE कोण, ये जो कोण है और ये कोण है वो क्या हो गए, बराबर हो गए। तो SAS सर्वांग सम। तो इस प्रकार से हम इसको सर्वांग सम बता दिए। अब सर्वांग सम बताने के बाद अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, ये और ये, एक A शीर्ष B शीर्ष और C शीर्ष पे बनने वाले कोण आपस में बराबर है। A से B बराबर होगी, B से C बराबर होगी, और A के यानी AB के बराबर होगी AD, BC के बराबर होगी DE, A से C के बराबर होगी D से E। तो BC के बराबर कौन सी हो जाएगी, इसकी DE भुजा हो जाएगी। सीपीसीटी नियम से सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, उस रूल से ये हम सिद्ध कर सकते हैं। अब इस प्रश्न को आप अपनी नोट कॉपी में उतार लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 7वां क्वेश्चन दिया गया है कि AB एक रेखाखंड है, A से B एक रेखाखंड दिया हुआ है और P इसका मध्य बिंदु है। P इसका मध्य बिंदु होने का तात्पर्य ये हुआ कि A से जितना P दूर है, AP है, उतना ही BP है। ये हमें आगे जरूरत पड़ेगी, लेकिन मध्य बिंदु दिया गया है, इसका मतलब AP बराबर BP है। हम लिख देंगे इसका मध्य बिंदु है, इसलिए D और E रेखाखंड, D और E जो है ना, ये रेखाखंड AB के एक ही ओर मतलब इस तरफ एक ही दिशा में ऊपर की ओर एक ही ओर स्थित दो बिंदु है। हाँ, दो बिंदु है D और E, और दो बिंदु इस प्रकार है कि कोण जो BAD है,
बी ए डी कोण कौन सा देखिए, बी ए डी, बी ये रहा, ए ये रहा और डी ये रहा, बी ए डी ये कोण जो है ना, बी ए डी कोण ए बी ई के बराबर है, ए बी ई के बराबर है, इस कोण के बराबर है, मतलब ये कोण जो है ये इस कोण के बराबर है। चलो और क्या स्थिति है कि ई पी ए कोण है ना, ई पी और ए, ई पी ए कोण जिसको दो लाइनों से दर्शाया गया और डी पी ए के बराबर है, डी पी बी के बराबर है, डी पी बी इसके बराबर है। देखिए आकृति 7.22। अब हमें क्या दर्शाना है, त्रिभुज डी ए पी बराबर त्रिभुज ई बी पी दर्शाना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जिन त्रिभुजों को हमें सर्वांग दर्शाना है इन त्रिभुजों को एक बार के लिए इन्हें अलग अलग लिख देते हैं। त्रिभुज डी ए और पी, ऐसा एक त्रिभुज मिल रहा है हमें। इसका ये शीर्ष डी है, ये ए है, ये पी है, यहां पे डबल डॉटेड यहां पे कोण जो है वो है, और ये लाइन इस लाइन के बराबर होगी क्यों मध्य में है, जिसका मतलब ये लाइन है सिंगल डॉटेड, और यहां से एक जो लाइन जा रही है डी से ई की तरफ एक लाइन जा रही है, डी से ई की तरफ एक लाइन जा रही है, और इस लाइन से इस तरफ जो बनने वाला कोण है वो कोण आगे किसके बराबर होगा वो देखते हैं। एक त्रिभुज तो हमने बना लिया डी ए पी और उसके जो जो मान हमें मिल रहे थे वो हमने लिख लिया। अब ई बी पी बनाएंगे, ई बी और पी। ई बी पी त्रिभुज किस प्रकार से मिल रहा है, इस प्रकार से ई बी पी त्रिभुज है, ई इस तरफ है, बी इस तरफ है और पी यहां है। अब ये पी बिंदु मध्य में था तो ये इस रेखा के बराबर होगा, ये एक डॉटेड हमने लिया था। दूसरा ये वाला जो कोण यहां आ गया उसके समान कोण ये है, ठीक है। तीसरा यहां से एक डॉटेड लाइन हम खींच रहे हैं, वो डॉटेड लाइन कहां के लिए जा रही है, डी के लिए जा रही है, और इससे इसके मध्य बनने वाला जो कोण है वो एक प्रकार से डबल लाइन से बना हुआ है। इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या देखिए। अब इन दोनों त्रिभुजों को हमने अलग बना लिया। अलग बनाने के बाद अब देखते हैं कि इनमें क्या क्या हमें दिया हुआ है और क्या क्या हमें करना है। सबसे पहले बात हम करते हैं कि कोण इस त्रिभुज में कोण डी ए पी है ना, कोण त्रिभुज ले रहे हैं हम, एक तो डी ए पी त्रिभुज ले रहे हैं, डी ए पी और त्रिभुज ई बी पी में जो कोण इस त्रिभुज का ए कोण है, ए कोण डी ए पी है ना, कोण डी ए पी इसके कौन से त्रिभुज के बराबर है, ई बी पी के बराबर है, कोण ई बी पी के बराबर है, ऐसा हमें दिया गया है। प्रश्न में भी ऐसा छपा हुआ है। यहां से देखो लाइनें बड़ी ले ली, यहां से पी तक ही हमने लिया, तो ये लाइन तो ए पी बोल दो, चाहे ए पी बोल दो, चाहे ए बी बोल दो, कोण बनाने में तो यही लाइन काम आ रही है। तो यहां इस प्रकार से दी गई है डी ए बी, जैसे ये डी ए बी दी हुई है या बी ए डी दी हुई है, तो हमने पी ए डी लिख दिया, इस प्रकार से पी ए डी लिख दिया। अब क्या लिखा है, एक ये दे दिया, एक हम लिखेंगे कि चूंकि ए बी के मध्य में बिंदु P है, अतः ए बी के मध्य में बिंदु P है, अतः क्या हो जाएगा, ए पी बराबर बी पी हो जाएगा, ए पी बराबर बी पी हो जाएगा। हमने इस त्रिभुज के इस कोण को इस कोण के बराबर बता दी, मतलब एक एंगल की प्रॉपर्टी बता दी। एक इस भुजा को इस भुजा के बराबर बता दी, इसका मतलब एक साइड हमने बता दी। अब देखिए यहां पे जो कोण ए पी ई है ना, ए पी ई या ई पी ए,
चूंकि कोण ईपीए बराबर कोण डीपीबी दिया हुआ है, डीपीबी दिया है। अब इनमें हम क्या करेंगे, दोनों तरफ है, यहां पे देखिए ईपीए कोण कहां है, ईपीए कोण ये रहा। इसमें अगर हम डीपीई जोड़ दें तो इस त्रिभुज का ये पी शीर्ष पर बनने वाला कोण बन जाएगा ना, और ये किसके बराबर है, डीपीबी के बराबर है, डीपीबी के बराबर। इसमें भी अगर हम डीपीई जोड़ दें, डीपीई इसमें जोड़ने से इस पी शीर्ष वाला बन रहा है, और इतने से कोण के बराबर ये इतना कोण है, इसमें हम क्या जोड़ रहे हैं, तब पूरा कोण बन रहा है, डीपीई जोड़ने से, इसमें भी डीपीई जोड़ने से ये पूरा पी वाला कोण बन रहा है ना। तो दोनों तरफ हम क्या जोड़ेंगे, कोण डीपीई जोड़ने पर, ये जोड़ने से क्या हो जाएगा, जो ईपीए है ना, कोण ईपीए प्लस में क्या लिखेंगे, कोण डीपीई, कोण डीपीई बराबर ये क्या था, कोण डीपीबी था। इसमें क्या जोड़ेंगे, डीपीई दोनों तरफ एक कोण जोड़ेंगे, डीपीई समान कोण जोड़ेंगे जो है, इसमें भी ये डीपीई जुड़ रहा है, इसमें भी डीपीई जुड़ रहा है। अब ध्यान दीजिए कि ईपीए और ईपीए ये वाला और डीपीई जुड़कर कौन सा कोण बन रहा है, ईपीए ये वाला और डीपीई ये वाला जुड़ के कौन सा बन रहा है, एपीडी कोण बन रहा है, कोण एपीडी। ये कोण क्या हो जाएगा, एपीडी। ये किसके बराबर होगा, यहां देखो डीपीबी, डीपीबी ये वाला डीपीबी, इस कोण में क्या जोड़ा जा रहा है, डीपीई, डीपीई जोड़ा जा रहा है, तो कोण क्या बन रहा है, ईपी डीपीई बन रहा है, डीपीई ये पूरा कोण बन रहा है, ये पूरा कोण क्या है, बीपीई कोण है, तो ये हो जाएगा कोण बीपीई। इसका मतलब इस त्रिभुज का ये जो कोण है ना, ये कोण इस त्रिभुज के इस कोण के बराबर है, इस कोण के बराबर है। इसका मतलब हम इस त्रिभुज की इस भुजा को इस भुजा के बराबर बता दिया, इस कोण को इस कोण के बराबर बता दिया, इस कोण को इस कोण के बराबर बता दिया, दो कोण बताए, इस कोण का ये कोण बराबर, इस कोण का ये बराबर, इसके बीच वाली भुजा इसके बीच वाली भुजा के बराबर। इसका मतलब यहां हमें एएस ए सर्वांग क्षमता नियम से एएस ए मतलब दो कोण और उनके बीच की भुजा सर्वांग क्षमता नियम से त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं हम, त्रिभुज हमें लेना है डीएपी में अब हम देखेंगे डी शीर्ष, पहले हमने डी शीर्ष लिया ना, डी शीर्ष जिसमें कोण ज्ञात नहीं था वो लिया था, तो इसमें ऐसा कौन सा शीर्ष है जिसमें कोण ज्ञात नहीं है, तो ई शीर्ष है, ठीक है। डी के बाद ए ले रहे हैं, ए मतलब सिंगल लाइन वाला कोण, इसमें सिंगल लाइन वाला कोण किस शीर्ष पे है, बी शीर्ष पे। अब पी डबल लाइन वाला कोण, इसमें डबल लाइन वाले कोण पे क्या है, पी है, मतलब डी ए पी किसके बराबर होगा, ई डी पी के सर्वांगक्षम होगा, ए एस ए सर्वांग क्षमता नियम से होगा। ये अपना हो गया पहले का उत्तर। अब देखिए दूसरे का छोटा सा उत्तर है कि अगर ये त्रिभुज इसके सर्वांगक्षम है, ए शीर्ष के सर्वांगक्षम ई बी है, पी के संगत पी है और डी के संगत ई है, तो ए डी है ना, ए डी वो किसके बराबर होगी, यहां से देखो ए से डी, ए डी किसके बराबर होगी, बी ई के बराबर होगी। यहां इसमें नाम से ही पता चल जाएगा, ए डी पूछा है मतलब बीच वाले से इस तरफ बढ़ने से ए डी आता है, तो बीच वाले में इस तरफ बढ़ने वाले के बराबर होगा, बी ई के बराबर होगा, ए डी बराबर क्या होगा, बी ई। तो अब हम अगर दूसरे का अगर उत्तर लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, बाय सीपीसीटी रूल यानी सीपीसीटी नियम के द्वारा हम कह सकते हैं कि अगर दो त्रिभुज डीएपी और त्रिभुज ईबीपी सर्वांगक्षम है
तो सिपिसिटी रूल्स हैं, डी ए भुजा है ना, या यहां पे ए डी नाम ली है, ए से डी, ए डी भुजा वो किसके बराबर होगी, बीच वाले से, या ए से डी इस ए से आता है बीच से वापस आने पर, तो बीच से वापस आने पर बी ई के बराबर होगी। ये हो गया दूसरे की। सिपिसिटी नियम है संगत भाग सर्वांग समत्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ये बात आपको समझ में आई होगी किस प्रकार से हम इसका हल कर रहे हैं। ये दूसरा जो पार्ट है वो बिल्कुल आसान सा ही है, छोटा सा ही है, बस सिपिसिटी नियम यानी संगत भाग बराबर होते हैं, इस बात को ये हमें सही तरीके से सिखाने की कोशिश कर रहा है। और कोई भी तीन भाग अगर, जैसे हमने यहाँ पे बीपी के बराबर एपी के बराबर बीपी एक साइड को ले लिया, भुजा बराबर बता दी, यहां हमने एक कोण के बराबर कोण बता दिया, तो कोण भुजा, फिर हमने एक कोण और बता दिया था ये, तो अगर वो कोण दोनों कोणों के बीच की भुजा है तो वो ए एस ए नियम हो जाएगा। अगर साइड की भुजा, दोनों कोणों के बीच वाली भुजा अगर बराबर नहीं है तो वो ए एस सर्वांग क्षमता नियम से हमें सर्वांग क्षम बताने हैं। इस प्रकार से इस प्रश्न को हमने पूरा किया। अब हम क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करते हैं, ये उतार लीजिए अपने नोट कॉपी में। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया, देखिए कि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में, मतलब ये जो त्रिभुज है ए बी और सी, ये समकोण त्रिभुज है, कोण सी समकोण है, कोण नंबर जो सी है वो क्या दिया गया है, समकोण दिया गया है एबीसी त्रिभुज का सी। इसका मतलब ये दोनों जो कोण अगर मिल जाए तो ये 90 डिग्री का होगा। कोण सी समकोण है, एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है, ये जो ए बी है ना इसका मध्य बिंदु है कौन, एम। इसका मतलब ए एम जितना है ना, ए से एम जितना दूर है उतना ही बी से एम है। इस लाइन के माध्यम से हम लिख सकते हैं कि ए एम बराबर बी एम, ए एम बराबर बी एम हम लिख सकते हैं, क्योंकि एम क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है। सी को एम से मिलाकर, ये सी है, इसको एम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया कि डी एम बराबर सी एम, यानी ये जो इसका मध्य बिंदु है ना ए बी का, उस मध्य बिंदु से सी को भी मिलाया और सी से जितना ये दूर हुआ उतना ही आगे ये बढ़ा के डी एम तक ये मिलाया गया है, यानी सी एम बराबर डी एम, दोनों लाइनें क्या है बराबर। बिंदु डी को बिंदु बी से मिलाया गया, इस डी को फिर इस बी से और मिलाया गया, इस बी से मिलाया तो क्या बना है, इस प्रकार की आकृति हमें मिली है। ये 7.323 आकृति है, 7.23 आकृति। अब हमें क्या दर्शाना है कि ए एम सी को सर्वांश दिखाना है ए एम डी के। ए एम सी अपना कौन सा है, ए एम सी ये वाला त्रिभुज है ना, इसको बी एम डी के बराबर दिखाना है, बी एम डी के सर्वांश ये बताना है, इन त्रिभुजों को दोनों को सर्वांश बताना है। तो अगर हमें एक नंबर बात हम कर लेते हैं, फिर हमें इस बी डी सी डी बी सी डी बी सी इसको क्या बताना है, समकोण बताना है दूसरे में। फिर डी बी सी डी बी सी ये वाला त्रिभुज जो है उसको ए सी बी इस त्रिभुज के सर्वांश बताना है। सी एम को 1/2 ए बी बताना है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं, एक नंबर कैसे हल कर रहे हैं इसका। त्रिभुज ए एम सी और एक त्रिभुज लेते हैं ये बी एम डी में, त्रिभुज ए बी सी और बी एम डी में देखो ए बी नहीं ए एम सी त्रिभुज, इसको यहां बना लेते हैं ए एम सी, ये त्रिभुज, ये ए हो गया, ये एम हो गया और ये सी हो गया। ए एम सी और बी एम डी त्रिभुज जो है वो अपना इस प्रकार से बना हुआ है।
बी एम डी। देखिए इसमें है क्या, हमें क्या क्या बातें बतानी है कि इस लाइन, ये एम बिंदु है ना, ये इसका मध्य बिंदु है। और अब ऐसे लिखेंगे हम कि एम ए बी का मध्य बिंदु है, एम जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है। अतः क्या हो जाएगा, ए एम जो इस त्रिभुज का जो ए एम है ना, वो इस त्रिभुज के बी एम के बराबर हो जाएगा। इसकी ए एम लाइन जो है वो बी एम, एक भुजा बराबर हो गई। अब कोण जो है ना, ये दोनों कोण बी एम डी और ए एम सी, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इस त्रिभुज का जो ए एम सी वाला ए एम सी त्रिभुज का कोण ए एम सी किस क्या हो जाएगा, बी एम डी के बराबर हो जाएगा, बी एम डी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख है कोण। अब देखिए शीर्षाभिमुख कोण, जैसे इन दोनों रेखाओं पर बनने वाले कोण है ना, ये इन दोनों रेखाओं, ये कोण और ये कोण दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो ये तो हो जाएगा ए एम सी त्रिभुज का, इस त्रिभुज का ये कोण और बी एम डी का ये कोण, मतलब दो, एक एक भुजा, इस भुजा के बराबर ये भुजा बता दी, इस कोण के बराबर ये कोण बता दिया। एक हमने साइड की बात कर ली, एक हमने एंगल की बात कर ली। अब देखिए और हमें क्या बताना है, इसमें ऐसा बताया गया है डी एम बराबर सी एम, डी से एम है ना ये लाइन, ये सी एम के बराबर है। ऐसा प्रश्न में दिया गया है कि सी एम जो है, सी एम किसके बराबर है, डी एम के बराबर है, ऐसा प्रश्न में दिया गया है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि हमने जो दो भुजाएं बताई है, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, तो ये जो भुजा और कोण जो बताए हैं उसमें से दो भुजाओं के बीच वाला हमने एक कोण बताया, दो भुजाओं के बीच वाला एक हमने कोण बताया। तो देखिए क्या हो जाएगा, बीच वाला कोण बता दिया, इसका मतलब एस ए एस सर्वांग क्षमता के नियम से एस ए एस सर्वांग क्षमता नियम से, ऐसे सर्वांग क्षमता नियम से जो ए एम सी त्रिभुज है ना, त्रिभुज ए एम सी, वो किसके सर्वांग क्षम होगा, देखते हैं। ए एम सी, ए के जैसा शीर्ष इसमें कौन सा है, बी है, कौन सा है शीर्ष, बी है। एम के जैसा कोण इसमें एम बराबर एम पे ही है। एम से सी चले तो एम से इसमें डी की ओर चलेंगे, ये दोनों क्या होंगे, सर्वांगक्षम होंगे। ये बात यहां तक ही हो गई पहले प्रश्न। ये जो बिंदुगत प्रश्न था पहले, इसका ये हो गया उत्तर। अब देखिए क्या करना है आगे। नेक्स्ट हमें डीबीसी को समकोण बताना है, डीबीसी को। यहां जो ये डीबीसी है, इसको समकोण बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए कि अभी हमने क्या सिद्ध किया है, यहां पे त्रिभुज एएमसी को सर्वांग सिद्ध किया है त्रिभुज बीएमडी के, यानी एएमसी त्रिभुज इस बीएमडी त्रिभुज के बराबर हुआ। इसका मतलब सर्वांग क्षमता नियम से हमें पता चल रहा है कि इन त्रिभुजों का जो सी कोण है ना, इस त्रिभुज का सी कोण इस त्रिभुज के डी कोण के बराबर होगा, सी कोण इसके डी कोण के बराबर होगा। सी का शीर्ष पक्ष का कोण बी के शीर्ष के बराबर होगा, एक ए वाला बी के बराबर होगा, एम वाला एम के बराबर होगा, सी वाला डी के बराबर होगा। अब हम सी वाला डी के बराबर हम यहाँ पे ले रहे हैं कि अगर ये बराबर है तो कोण जो ए एम सी ए ये कोण जो है
वो किसके बराबर होगा, एम डी बी के बराबर होगा। कोण एम डी बी के बराबर होगा। ये बराबर क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों सर्वांग सम है, तो सीपीसीटी रूल से ये बराबर होगा, सीपीसीटी रूल से ये बराबर होगा। अब ये दोनों कोण जो है ना, ये एम सी ए, कोण एम सी ए तथा कोण एम डी बी रेखाओं, ये जो दो रेखाएं हैं ना, बीडी और एसी, बीडी और एसी रेखाओं, सीधी रेखाओं पर एक तिर्यक रेखा सीडी गिरने से बनने वाले एकांतर अंतः कोण है। बीडी और एसी दो रेखाओं पर, ये जो बीडी और एसी है, इन दो रेखाओं पर एक तिर्यक रेखा सीडी गिरने से बनने वाले एकांतर अंतः कोण है। एकांतर अंतः कोण बराबर है, इसका मतलब जो डीबी और एसी है वो दोनों क्या है, समानांतर है। ऐसा हम यहाँ पे लिख के बता देंगे कि कोण एम सी ए तथा एम डी बी रेखाओं एडी तथा एसी, बीडी तथा एसी पर एक तिर्यक रेखा सीडी के गिरने से बनने वाले एकांतर अंतः कोण है। अतः एकांतर अंतः कोण है जो बराबर है, इसलिए ये बीडी तथा एसी क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो हमने बता दिया कि जो ये दोनों कोण है एम सी ए तथा एम डी बी, ये रेखाओं डीबी तथा एसी पर तिर्यक रेखा सीडी, डीबी तथा एसी पर तिर्यक रेखा सीडी से बनने वाले एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण बराबर है। इसका मतलब जो बीडी है वो एसी के समानांतर है। ये दोनों क्या है, समानांतर है, क्योंकि एक रेखा से बनने वाले एकांतर कोण क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, अतः ये क्या हो जाएंगे, समानांतर हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट हम एक बात और लिखेंगे कि अगर ये दोनों रेखाएं हैं तो इन रेखाओं पर अगर तिर्यक रेखा ऐसी गिरती है, तो तिर्यक रेखा ऐसी गिरने से तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण योग क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। उस परिभाषा से हम इस तिर्यक, इन दोनों समांतर रेखाओं को पर जब तिर्यक रेखा बीसी गिराएंगे तो इस समांतर रेखाओं के एक ही ओर बनने वाले अंतः कोण कौन कौन से, ए सी बी तथा सी बी डी, इन दोनों का योग 180 होगा। वो बात हम यहाँ पे लिखेंगे। हमने यहाँ ये लिख के बता दिया कि जब बीडी और एसी समानांतर है तो तिर्यक रेखा बीसी, अब की बार ये तिर्यक रेखा बीसी, तिर्यक रेखा बीसी के एक ही ओर बने अंतः कोण युग्म संपूरक होंगे। एक ही ओर बने अंतः कोण युग्म कौन कौन से है, जब ये दोनों रेखाएं समानांतर होती है और ये तिर्यक रेखा बीसी उसको काटती है, तो एक ही ओर बने अंतः कोण कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो ए सी बी, कौन सा हो जाएगा, कोण ए सी बी, कोण ए सी बी प्लस ए कोण कौन सा हो जाएगा, डी बी सी, डी बी सी, ये वाला कोण, ये कोण और ये कोण, इन दोनों समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने अंतः कोण युग्म है कोण डी बी सी। ये जुड़ के कितने होते हैं, संपूरक होते हैं, मतलब 180 डिग्री होते हैं। यहाँ पे हमें ए सी बी का मान 90 डिग्री दिया हुआ है प्रश्न में, यहाँ दिया हुआ है सी समकोण है और कोण डी बी सी जुड़ के 180 डिग्री हो तो कोण डी बी सी का जो मान है वो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री प्राप्त होगा। ये अपना दूसरे बिंदुगत प्रश्न का उत्तर हो गया। ये बात आपको समझ में आई तो प्रश्न पहले, बिंदुगत प्रश्न पहले और दूसरे को आप अपनी नोट कॉपी में नोट कीजिए। फिर हम इस बिंदुगत प्रश्न की बात करेंगे, फिर हम इस बिंदुगत प्रश्न की बात करेंगे। चलिए, इसका जो बिंदुगत प्रश्न 3 है उसमें डी बी सी और ए सी बी को सर्वांक्षम बताना है। डी बी सी को हमने यहाँ पे अलग बना दिया और ए सी बी को यहाँ पे हमने अलग बना दिया। यहाँ इस कोण को 90 डिग्री प्रश्न में दिया था और इस कोण को हमने अभी 2 नंबर बिंदुगत प्रश्न में 90 डिग्री बताया था। और एक बात और थी कि ये जो बीसी लाइन है वो इस त्रिभुज में भी काम आ रही है
और इस त्रिभुज में भी काम में आ रही है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि बी सी बराबर बी सी किस नियम से कि ये दोनों में उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है। ये उभयनिष्ठ भुजा के नियम से ये बी सी बराबर बी सी एक भुजा, यानी इसकी ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर हो जाएगी। और अभी अभी हमने सिद्ध किया है कि जो कोण है ए सी बी और डी बी सी, कोण डी बी सी हमने 90 डिग्री सिद्ध किया है और उतना ही कोण प्रश्न में ए सी बी का दिया है, ए सी बी का। इसका मतलब ये हमने सिद्ध किया था और ये प्रश्न में दिया हुआ भी है। इसका मतलब ये कोण जो है ना, इसका इस कोण के बराबर मान इसका हो जाएगा। एक तीसरे नंबर की बात हमने की थी कि यहां पे जो बीडी लाइन है ना वो एसी लाइन के बराबर होगी। इस त्रिभुज को हमने जब सर्वांग सम सिद्ध किया था कि चूंकि हम सिद्ध कर चुके हैं कि त्रिभुज ए एम सी सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज बी एम डी के। अगर ऐसी बात है तो यहां से जो बी डी लाइन है ना, इस त्रिभुज की ए सी लाइन यहां से ए सी लाइन ऐसे बन रही है, ए सी लाइन इस त्रिभुज की बी डी लाइन के बराबर होगी। अतः हम कह सकते हैं कि ए सी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी। ए सी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी। ये इस नियम, इस बात की ये प्रमाणित बात थी, इसके सीपीसीटी नियम से हो जाएंगे कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। यहां पे हमने क्या कर दिया कि एक भुजा, ये भुजा इस त्रिभुज की बीसी भुजा इस बीसी भुजा के बराबर बता दी, बीसी भुजा इस बीसी बराबर बता दी, ये वाला बी वाला कोण इसमें सी वाले कोण के बराबर बता दिया और यहां से बी डी जो थी उतनी हमने ए सी बता दी, बी डी के बराबर ए सी बता दी। इसका मतलब हम डी बी सी जो अपना त्रिभुज है, त्रिभुज डी बी सी, उसको हम सर्वांग सम लिख सकते हैं। कौन से नियम से लिख सकते हैं, यहां पे देखिए पहले हमने साइड की बात की, फिर एक बीच वाले एंगल की बात की, फिर एक साइड की बात की। तो इस प्रकार से हम एस ए एस सर्वांग क्षमता यहाँ पे लगा रहे। एस ए एस सर्वांग क्षमता नियम से हम क्या लिख सकते हैं कि डी बी सी। अब तो ये डी शीर्ष के समान इसका कौन सा शीर्ष है, ए शीर्ष होगा इसका कौन सा होगा, ए। कि बिना मतलब डबल डॉटेड लाइन का कोण ए डी के जैसा कौन सा है, ए कोण है बी के जैसा। बी मतलब 90 डिग्री कोण वाला शीर्ष, इसमें 90 डिग्री वाले शीर्ष की जगह आएगा। यहाँ सी यानी सिंगल डॉटेड लाइन मतलब बी आएगा। इसमें क्या आ जाएगा, डी बी सी किसके सर्वांग सम हो जाएगा, ए सी बी के सर्वांग सम हो जाएगा। ये यहाँ पे इसकी बात हमें लिखनी है। ऐसे सर्वांग क्षमता यहाँ पे लगी है क्योंकि दो भुजाएं और इनके अंतर्गत कोण यहाँ पे हमें बराबर बताए हैं। अब 3 नंबर बात है कि CM बराबर 1/2, सॉरी लास्ट 4 नंबर बात है कि CM बराबर 1/2 AB बताना है। ये बात आपको समझ में आई तो अपनी नोट कॉपी में उतार लीजिए। अब हम बिंदुगत प्रश्न 4 की बात करेंगे। ये अलग अलग आकृतियां आप अपनी रफ कॉपी में बना के समझेंगे तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। अब हम 4 नंबर बिंदु जो दिया गया है, 4 नंबर बिंदु में CM बराबर 1/2 AB पूछा गया है। CM बराबर 1/2 AB पूछा गया है तो हम AB बराबर CD लिख सकते हैं। AB जो रेखा है ना वो CD रेखा के बराबर है। AB जो रेखा है वो CD रेखा के बराबर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमने अभी अभी दो त्रिभुजों को सर्वांग सम बताया था। DCB सर्वांग सम किसको बताया था, त्रिभुज DBC सर्वांग सम था त्रिभुज ACB के। तो इससे इसके सीपीसीटी नियम, इसका जो नियम था वो हो जाएगा सीपीसीटी रूल। कैसा, A से B, AB किसके बराबर हो जाएगा,
सी डी के बराबर हो जाएगा। ए बी किसके बराबर हो जाएगा? सी डी के बराबर हो जाएगा। ए बी जो है ए से बी वो किसके बराबर हो जाएगा? सी से डी के बराबर। लास्ट वाले शीर्षों के बीच की दूरी लास्ट वाले शीर्षों के बीच की दूरी के बराबर होती है। एक अब देखिए एक बात, जो सीडी लाइन है ना, सीडी लाइन को हम दो भागों में बांट लेंगे। यहां सी डी आया है, सी डी, इसको हम ये इसके बीच में आई हुई है ये एम जो बिंदु है ना, सी एम प्लस सी एम लिख देंगे, क्योंकि हमें बराबर में क्या रखना है? सिर्फ सी एम रखना है। बराबर में क्या रखना है? सी एम रखना है। तो सी डी को हम क्या लिख देंगे? ए बी के बराबर में ऐसे लिखते हैं कि सी एम प्लस डी एम लिख देते हैं, सी एम प्लस डी एम। चूंकि जो एम है ना, सी एम बराबर डी एम है, सी एम बराबर डी एम दिया गया है। प्रश्न में क्या दिया गया है कि सी एम बराबर क्या है? डी एम है। अतः ए बी के बराबर हम ऐसे लिख देंगे कि सी एम प्लस सी एम, सी एम प्लस सी एम। यानी यहां मान लीजिए कि ये दो सी एम आ गए, दो बार सी एम आया, इसके बराबर में क्या है? ए बी। अब इस तरफ क्यों लेके जा रहे हैं? बराबर वाला, यानी राम के बराबर श्याम बताओ या श्याम के बराबर राम बताओ, कोई फर्क तो पड़ता है नहीं। ये प्रश्न में इस रूप में लिखा था कि ए बी आगे था, तो हमने यहाँ दो सी एम के बराबर ए बी लिख दिया। अब जो सी एम का जो दूरी आएगी वो 1/2, ये जो 2 गुणा में आ रहा है वो बट्टा में चला जाएगा, और ए बी के बराबर ये हमें लिख देनी है 1/2 ए बी। सी एम बराबर 1/2 ए बी। इस प्रकार से ये इसका हो जाएगा चौथे बिंदु का उत्तर। यहां तक की बातें आपको जरूर समझ में आई होगी। इस प्रश्नावली को यहां पूरा कर देते हैं। चैनल पे बताई जाने वाली बातें अगर आपको समझ में आ रही है तो क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। अगर आपको लगता है कि किसी अन्य भाई बंधु के काम आ सकती है तो वहां तक आप शेयर बटन के माध्यम से इस क्लास को पहुंचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रश्नावली 7.2 की। तब तक के लिए थैंक यू।